नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है राजा के गढ़ में महाराजा। राधोगढ़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह को खुलकर ललकारा। बंटाधार बताकर सिंधिया दिग्गी को कोसते नजर आए। दिग्विजय के गढ़ में सिंधिया का यह जोरदार हमला अब चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाएगा, ये तो नतीजे तय कर देंगे। लेकिन सिंधिया ने जो आरोप लगाए उस पर अब प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इसे बीजेपी की बौखलाहट बता रही है। लेकिन यह सवाल यह है, क्या बीजेपी दिग्विजय के गढ़ में सेंध लगा पाएगी? और क्या बीजेपी सिंधिया के सहारे दिग्गी के किले को ढहाना चाहती है? सवाल तो यह भी है कि अब कांग्रेस सिंधिया को घेरने की क्या रणनीति तैयार करेगी। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। सन 1977 से एक ही परिवार इस क्षेत्र पर अपनी चक्की पीस रहा है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? और 1977 से 50 सालों में मेरा ये रावगढ़ क्षेत्र, जहां विकास की गंगा 2003 से आपने एक नई बहाई है, 77 से रावगढ़ में उल्टी विकास की गंगा चल रही है। एक थी बाप बेटी की जोड़ी निराली, कर दी उन्होंने मिलकर मध्य प्रदेश की जनता की झोली खाली। रावण जैसा अहंकार रहता सिर पर सवार, न उठे अपनी ऊंची गद्दी से 1 इंच भी। नाम है उनका, नाम है उनका, मैंने नहीं बोला, आपने बोला, नाम है उनका बंटाधार। कुछ इस अंदाज में महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी ही रियासत के राजा दिग्विजय सिंह को ललकारते दिखे। लाडली बहना कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राघोगढ़ में दिग्विजय सिंह को जमकर घेरा। सिंधिया का ये तल्ख लहजा दिग्गी और सिंधिया के बीच की पुरानी अदावत को एक बार फिर सबके सामने ले आया है। सिंधिया ने कहावतें गढ़कर दिग्विजय पर तीखे वार किए ही साथ ही उनकी तुलना रावण के अहंकार से कर दी। वह विकास की उल्टी गंगा जैसे आरोप भी सिंधिया ने लगाए तो विकास के नाम पर सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही और मुख्यमंत्री भी यहीं से रहे। बताओ कभी इतना पैसा बहनों के खाते में डाला था क्या? मेरी बहनों, पैसा तब भी था जब कांग्रेस की सरकार होती थी। तब बहनों को पैसा क्यों नहीं मिलता था? तब बहनों के बारे में किसी ने क्यों नहीं सोचा? राजा के गढ़ में महाराजा और सरकार का आना ये साफ बताता है कि अब लड़ाई आमने सामने से लड़ी जाएगी। एक दूसरे के गढ़ों को निशाना बनाया जाएगा। जाहिर है कि दिग्विजय सिंह भी सिंधिया के गढ़ गुना में सभाएं कर चुके हैं, यानी जो लक्ष्मण रेखा दिग्गी और सिंधिया के बीच खिंची थी वो पहले ही लांगी जा चुकी है। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव की जंग जोरदार होगी। हालांकि राघोगढ़ में सिंधिया और शिवराज की सभा से कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। बौखलाहट है हार की, और सिंधिया जी की असलियत भी अब बीजेपी के सामने भी आ रही है और जनता के सामने भी आ रही है कि चुनाव जो कमलनाथ जी के दम पे ही जीते थे, सिंधिया जी ने अपना नाम करने के लिए जो भी प्रयास किए 2018 के, बाद पोल खुल रही है तो बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रहे हैं। और ये बिलो द बेल्ट जाके बयान देना जनता ही पसंद नहीं करेगी और कोई भी इस प्रदेश का वासी पसंद नहीं करेगा, मतदाता खास तौर पे। जनता उन्हें करारा जवाब देगी। अंग्रेजों का साथ देने वालों का जो इतिहास, जिनका इतिहास हो, वो अगर किसी को इस तरह के अपमानजनक शब्दों से बुलाएं तो ये निंदनीय है। राघोगढ़ में सिंधिया की इस ललकार के अब मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक पंडित इसे किले में सेंध लगाने का प्रयास बता रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अभी तक राघोगढ़ में विजय पताका नहीं फहरा पाई। पिछले 3 चुनावों में बीजेपी ने ऐसे प्रत्याशी चुनाव में उतारे जो किले की टक्कर में कहीं नहीं दिखते थे। हालांकि इस बार परिस्थिति अलग है। पिछले 2 साल में नर्मदे में काफी पानी बह चुका है। किले के राइट हैंड माने जाने वाले हीरेंद्र सिंह अब बीजेपी के साथ है, लेकिन बीजेपी के लिए राघोगढ़ का किला ढहाना इतना आसान नहीं रहने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सनवर पटेल, बीजेपी प्रवक्ता हैं, धर्मेंद्र शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और देवदत्त दुबे, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पटेल साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या सिंधिया के सहारे दिग्विजय का किला ढहाने की तैयारी है और इसकी शुरुआत हो गई? आज ललकार जिस तरह से दी गई है, देखिए ब्रजेश जी, बहुत ही स्पष्ट है कि सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और सिंधिया जी का साथ पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सिंधिया जी का अपना वहां प्रभुत्व है, अपना वहां स्थान है, वो जनता के लोकप्रिय नेता है वहां। और जब आज सिंधिया जी ने जो बात कही, मुझे नहीं लगता है कि कोई एक भी बात इस प्रकार की कही हो जिसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह बनता हो। आप बताइए, 50 साल से वहां कौन राज कर रहा है? एक ही परिवार राज कर रहा है, नहीं कर रहा है? और जब एक ही परिवार राज कर रहा है और एक राघोगढ़ जैसी जगह से 10 साल तक वहां का जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री के रूप में रहा हो, उसके बाद अगर वहां विकास नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में विकास हुआ, तो ये प्रश्न तो बनता है। दूसरा, जिस प्रकार से, लेकिन पटेल साहब एक सवाल तो बनता है कि गुना संसदीय क्षेत्र में ही आता है ना, तो वहां से लगातार सिंधिया परिवार ही रहा है, तो फिर उसका विकास क्यों नहीं हुआ? देखिए दोनों अलग अलग बातें हैं। लोकसभा के अपने काम है और राज्य की विधानसभा के अपने काम है। जब राज्य की सरकारों के काम होते हैं तो निश्चित रूप से उस पर विधानसभा का अपना एक प्रभाव होता है कि वहां के विधायक कौन है, वहां के मंत्री कौन है, और वहां से तो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हो। और जिस प्रकार से शिवराज जी ने बात कही, माननीय शिवराज जी ने कहा है कि बहनों आप बताइए कि 10 साल तक जो यहाँ से मुख्यमंत्री रहे हो, क्या उनके शासन में, क्या उनके कार्यकाल में कभी इस प्रकार से बहनों को पैसा डला है क्या? तो कभी नहीं डला। और बहनें तैयार है, फिर 10 तारीख आने वाली है, फिर बहनों का सम्मान बढ़ाया जाएगा। तो बहनों का सम्मान बढ़ा भी रही है धर्मेंद्र जी सरकार, और सिंधिया ने आज ऐलान भी कर दिया 50 साल में वहाँ विकास की उल्टी गंगा बह रही थी। 10 साल मुख्यमंत्री रहे, सही बात है, वहाँ का विकास अलग होना चाहिए था, दिखना चाहिए था। जिस छिंदवाड़ा मॉडल की आप बात करते हैं तो दिखता है थोड़ा, तो इस मॉडल की क्यों बात नहीं करते राघोगढ़ की? क्योंकि विकास की उल्टी गंगा बही है वहाँ पे। रावण जैसा अहंकार है दिग्विजय सिंह में। सिंधिया जी को ग्वालियर चंबल की जनता ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की जनता अब सीरियस नहीं लेती। ये वही सिंधिया जी हैं जो कल तक कहते थे शिवराज सिंह चौहान तुम्हारे हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हैं, तुम हत्यारे हो, तुम हत्यारे हो, बड़ी जोर जोर से चिल्लाते थे। आज वो क्या बोल रहे हैं? इसलिए मध्य प्रदेश की जनता और ग्वालियर चंबल की जनता तो खासकर ब्रजेश जी आप जानते हैं बहुत ही स्वाभिमानी जनता है। गद्दारों को बख्शने का काम हमारे यहाँ होता ही नहीं है। हमारे यहाँ गद्दारी पहुंच गए। मेरा सीधा सवाल है ना धर्मेंद्र जी कि जिस तरह आप छिंदवाड़ा मॉडल की बात करते हैं, राघोगढ़ का विकास भी वैसे ही होना चाहिए जैसा गुना का विकास हुआ है। ये तो गद्दारों को ग्वालियर चंबल की जनता इस बार बख्शेगी नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का इसका नुकसान साफ साफ दिख रहा है। अभी कई चैनलों के सर्वे आए, हम पहले से भी ज्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि जिस प्रकार से इन्होंने जनता के वोट को बेचा है, किस प्रकार से इन्होंने अपनी संपत्ति बचाने के लिए अपने महल को बचाने है कि नर्मदा जी में बहुत सारा पानी बह गया है, उस मुद्दे पर चुनाव हो चुके हैं 28 उपचुनाव। अपने महल को बचाने के लिए पैसे के लालच में जनता के वोट को जिस व्यक्ति ने बेच दिया हो और जनता के वोट को बेचकर चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, ऐसे किसी भी व्यक्ति की बात को जनता सीरियस नहीं लेती। और ग्वालियर चंबल की जनता खुददार है। तो तालियां बजा रही थी जनता, आपने भी सुना ना अभी। लेकिन राघोगढ़ पे भी तो 2 मिनट बोल दीजिए, 30 सेकंड ही बोल दीजिए। अरे वो राघोगढ़ के ऊपर क्या बोलेंगे सिंधिया जी? आज शिवपुरी में पानी लाना था सिंध से, सिंध परियोजना जो 150 करोड़ से लेकर 700 करोड़ रुपए तक की हो गई, लेकिन आज तक शिवपुरी में पानी नहीं आ पाया। लगातार वहां के जनप्रतिनिधि रहे और इनकी बुआ वहां की विधायक है। आप शिवपुरी में पता कर लीजिए, किसी को फोन कर लीजिए या भाजपा के नेता से पूछ लीजिए, क्या सिंध नदी से शिवपुरी को पानी मिलने लगा? आज भी शिवपुरी प्यासा है। इसी कारण से इनके यही लूट घसोट करने के कारणों से ही गुना की जनता ने इनको नकारा, और ग्वालियर चंबल संभाग में ये इस बार प्रचार भी नहीं कर पाएंगे। अभी चुनाव आने दीजिए, जनता इनको काले झंडे दिखाने का काम करेगी। और राघोगढ़ में तो प्रचार कर रहे हैं आपके गढ़ में वो। अरे साहब अभी चुनाव आने दीजिए, चूंकि अभी जनता ये जानती है। अच्छा, राघोगढ़ का विकास हुआ कि नहीं हुआ? आप इससे सहमत हैं कि नहीं है कि जो आरोप वो लगा रहे हैं 50 साल में उल्टी गंगा बह रही थी?
ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश एक आध की उदाहरण जनता बता और दीजिए ना, क्या ग्वालियर काम हुआ वहाँ? मध्य प्रदेश की जनता और ग्वालियर चंबल की जनता समझ चुकी कि ये लोग गद्दार लोग हैं। ये पार्टी को और धारा को लिबाज की तरह बदलते अरे हैं धर्मेंद्र अपने फायदे के लिए। ये किसी भी पार्टी को छोड़ सकते हैं और किसी भी पार्टी के बारे में मतलब आपकी कुछ जो भी बोल दर्द सकते है हैं। वो जा नहीं कल रहा तक है, कांग्रेस रह रह इनकी के उठ ही मान जाता है। कल हम तक कर रहे हैं सुनिए, राधोगढ़ की बात, कल आप उधर चले जाते हो। गुना अरे की बात कर लो, तुलना राधोगढ़ कर में लो, कितना विकास छिंदवाड़ा हुआ से है तुलना ना, कर लो। राधोगढ़ में कितना विकास हुआ है ये कभी उसको स्वीकार नहीं कर सकते। इन्होंने तो स्मार्ट सिटी के पैसे से ग्वालियर में अपने महल की बाउंड्री की पुताई करा ली। ठीक। ये क्या बात करेंगे राधोगढ़ में जनता के कितना विकास? विकास हुआ है ये बता देंगे पटेल साहब। दुबे जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। दुबे जी, क्या दिग्विजय सिंह का किला सिंधिया के सहारे ढह पाएगी बीजेपी? जिस तरह से लोहे को लोहा काटता है खासतौर पे काम कर रहे हैं। और राजा और महाराजा की अदालत बहुत पुरानी है। पिछले बार जो लोकसभा चुनाव आज हारे हैं सिंधिया, कभी कहा जा रहा था कि दिग्विजय सिंह ने काम किया है और अब तय के भावना में चल रहे हैं। पहले ही माधवराव दिग्विजय सिंह के सफर में अच्छी नहीं लगी दिग्विजय सिंह के या मोतीलाल माधवराव के थे। तो ये अदावत तो बहुत पुरानी है, लेकिन आप सतह लेकिन एक लक्ष्मण रेखा थी ना, वो कहीं टूटती दिख रही है अब। बिल्कुल वो संकोच टूट गया है। अभी जयवर्धन और दिग्विजय सिंह लगातार ग्वालियर जा रहे हैं। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों के लिए भी हम लोग दे रहे हैं। तो इस बार मुझे लगता है कि दोनों जन में आर पार की है। अब वो वाला नहीं है कि कुछ संकोच दुबे जी, लगता है कुछ तकनीक। दुबे जी सुन पा रहे हैं? जी जी, हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। इस बार आर पार की लड़ाई है मतलब। बिल्कुल। और दिग्विजय सिंह अभी आपने देखा वो पिछले हफ्ते निकले थे भाजपा के गढ़ों को भेदने के लिए। बहुत सारे गढ़ और दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह लगातार हम देख रहे हैं ग्वालियर के दौरे भी कर रहे हैं। ग्वालियर के अलावा भाजपा के जो परंपरागत गढ़ है उनमें भी जो जा रहे थे। पहले गुना नहीं जाते थे, अब गुना भी जा रहे हैं। वही तो मैंने कहा एक लक्ष्मण रेखा थी कि सिंधिया राधोगढ़ नहीं जाते थे, दिग्विजय सिंह गुना क्षेत्र में नहीं जाते थे, लेकिन वो लक्ष्मण रेखा अब खत्म हो गई है। बिल्कुल वो रेखा टूट गई है और अब अपना गढ़ बचाने की चुनौती दिग्विजय सिंह के सामने रहेगी। अभी वो दूसरों के गढ़ों को ध्वस्त करने के लिए निकले थे। उन्होंने 66 विधानसभा का दौरा किया है। और राजनीति में कभी भी अपना कमजोर पक्ष नहीं रखना चाहिए। जैसे कमलनाथ अपना मजबूत पक्ष ये रखे हुए हैं कि यदि केंद्रीय मंत्री रहे तो उन्होंने छिंदवाड़ा का विकास किया। छिंदवाड़ा मॉडल की बात करते हैं। वो भी राजनीति में काम करते हैं। उनको जब पद मिलता है तो क्षेत्र का विकास ऐसा होना चाहिए कोई उंगली ना उठा पाए। यदि राघवगढ़ में आज विकास का मुद्दा सिंधिया ने मुख्यमंत्री ने उठाया है तो दिग्विजय सिंह को इसका जवाब देना चाहिए कि कहाँ किस स्तर पे विकास को ले गए हैं, क्या क्या उन्होंने किया हुआ है। अब ये बहुत बहस चलेगी प्रदेश में और मुझे लगता है ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। ये जो अंदर खाने में गठबंधन चलते थे जनता का और प्रदेश का नुकसान होता था, अब सब ओपन हो रहा है धीरे धीरे। तो धर्मेंद्र जी, सीधे जो दुबे जी ने जो सवाल उठाया उसी का जवाब दे दीजिए कि अपने गढ़ में ऐसी कमजोरियां नहीं छोड़ना चाहिए कि बाद में मुसीबत बन सके। छिंदवाड़ा का मैंने उदाहरण दिया तो दुबे जी ने वही उदाहरण दिया कि कमलनाथ जी ने विकास किया, दिखता भी है, लेकिन राधोगढ़ में नहीं दिखता। ये कमजोर कड़ी है, किला ढह सकता है। विजय जी, राधोगढ़ शिवपुरी से भी ज्यादा डेवलप है। आप शिवपुरी में जाकर पता कर लीजिए, गुना में जाकर पता कर लीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने आज तक शिवपुरी की जनता को पीने का पानी नहीं दे पाया और उनकी बुआ जी ने पीने का पानी नहीं दे पाया। आज भी शिवपुरी पानी के लिए तड़प रहा है। इसी कारण से सिंधिया परिवार को गुना कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता ने नकार दिया और ग्वालियर चंबल की जनता उनको नकार चुकी है, क्योंकि इन लोगों की अब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। ये अपने लालच एक आधी बड़ा काम बता दीजिए जो दिग्विजय सिंह जी ने अपने 10 साल के मुख्यमंत्री काल में कर दिया। और तो कुछ भी नहीं किया। इन्होंने तो पूरे शिवपुरी को नरक बना के रख दिया। आप शिवपुरी में आप आइए तो पूरी सड़कें खुदी हुई डली हैं, सीवर व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। इस बार ये हालत है कि शिवपुरी की जनता मुकर होकर इनको बुरा भला बोल रही है। बहुत बुरी हालत है। पटेल साहब, जिनके घर कांच के होते हैं दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। शिवपुरी का उदाहरण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं राधोगढ़ की बात कर रहे हैं तो अपना घर भी देख लीजिए। पटेल साहब को आवाज नहीं जा रही है।
पटेल साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? पटेल साहब को पता है कि सिंधिया जी के कारण ग्वालियर चंबल में भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है, तो वो इसलिए सिंधिया जी का पक्ष रखना नहीं चाहते, क्योंकि सिंधिया जी के कारण भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा एक कैडर घर बैठ गया है और बहुत बड़ा नुकसान भाजपा का हो रहा है। लेकिन धर्मेंद्र जी, जब आप हारे हुए गढ़ों को जीतने की रणनीति बना रहे हैं तो पहले अपना घर भी तो मजबूत करना पड़ता है ना, जो दुबे जी कह रहे हैं। ब्रजेश जी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं ग्वालियर चंबल से आता हूं, ग्वालियर चंबल में 34 में से हम 30 सीट जीतेंगे और ये मजबूती के ही कारण जीतेंगे। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। 150 से अधिक। पटेल साहब, जिनके घर कांच के होते हैं दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, वो कह रहे हैं सिंधिया के गढ़ में क्या हालात हैं, इसलिए से वो हार गए गुना से, शिवपुरी में पानी नहीं मिल रहा है, राधोगढ़ में तो बहुत विकास हुआ है। देखिए ब्रजेश जी, सपने देखने से किसी को मना नहीं कर सकते कि आप सपने ना देखें, ख्वाब ना देखें। धर्मेंद्र जी और उनकी पार्टी अब तो खुली आंख से भी लोग सपने देख लेते हैं, देख लेते हैं, तो इसलिए धर्मेंद्र जी को मना नहीं कर सकते कि वो ख्वाब ना देखें। देख सकते हैं कि 34 में से 30 सीटें किसकी आ रही। अब ये बात अलग है किसकी आ रही है, कांग्रेस की आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। अरे साहब, कांग्रेस की आ रही है, घूमकर देख लीजिए ग्वालियर चंबल में, आप जनता से बात कर लीजिए, आपको दूसरी पता बात लग जाएगा। दूसरी बात ब्रजेश जी बहुत ही साफ है, आ जाने दीजिए, धर्मेंद्र जी बात आ जाने दीजिए। आप धर्मेंद्र जब जी, जो काम करता है वो बताने जाता है, जो काम करता है वो रिपोर्ट कार्ड लेकर जाता है। जिसने बहनों को पैसा देने का काम किया वो बहनों को बीच में गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी धर्मेंद्र जी प्लीज उनकी बात आ जाने दीजिए। कहाँ है विकास, बताना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को कहाँ है विकास, जब आपके पास विकास है नहीं, जब आपके पास धर्मेंद्र बताने को कुछ नहीं है। जब आप बोल रहे थे अच्छी डिबेट हो, मैं भी ये चाहता हूँ दर्शकों तक पूरी बात पहुंचे प्लीज। अभी आप विपक्ष की भूमिका निभाइए और जब काम करेंगे तो काम दिखाना पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं 4 महीने बाद हम सत्ता में ही आ रहे हैं, राधोगढ़ तो जीतते आ रहे हैं इसलिए क्योंकि विकास किया है। गुना में विकास होता तो हारते क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया? देखिए ब्रजेश जी, अगर इन्होंने विकास किया होता तो आज इनकी हाल ना होते, आज ये 20 साल से सत्ता में बाहर ना होते। तो ये तो झूठ बोलने का काम करते हैं। झूठ को मध्य प्रदेश की जनता जानती है, मध्य प्रदेश की जनता पहचानती है, इसलिए लगातार इनको आईना दिखाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम। तो धर्मेंद्र जी, शिवराज जी ने वहां पे गिना है कि 2003 से पहले क्या हालात थे, गड्ढे थे, सड़कें कितनी बनाई, ये भी बताया उन्होंने अपने 18 साल के कार्यकाल में। लेकिन आप नहीं गिना पा रहे कि राधोगढ़ में आपने क्या कर दिया। शिवराज सिंह जी को तो शर्म आनी चाहिए, वो पता नहीं कैसे बोल लेते हैं, बड़ी बेशर्मी से झूठ बोल लेते हैं। कल पुरानी घटना है कि एक आदिवासी पर किस प्रकार का निंदनीय कृत्य किया गया। आज हमारी दरबार विधानसभा में गांव पड़ता है, वहाँ एक आदिवासी के घर में आग लगा दी और उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, उसकी माताएं बहनों को पीटा। 2 दिन से कांग्रेस की 15 मार्च की सरकार को भूले नहीं है जो सागर के अंदर जिंदा जला दिया गया था हमारे आदिवासी भाई को, वो भूले नहीं है मध्य प्रदेश की जनता। चित्रकूट में किस प्रकार से हालात बने थे, कैसे हमारे बेटे बेटियों का अपहरण हुआ था और उनकी लाशें उत्तर प्रदेश में जाकर मिली थी, वो भूले नहीं है की जनता और ग्वालियर भूले नहीं है। तो खासकर समझ चुकी है। न सागर में दलित भाइयों को जिंदा जलाना भूले हैं, तो ये जब बात चली कि साहब न चित्रकूट के बेटे बेटियों का अपहरण भूले हैं। कानून का मखौल अगर उड़ा है तो 15 मार्च की सरकार में उड़ा है। आपको बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई अपराध होता है सख्त कार्रवाई की जाती है, कानून का राज यहाँ है। कमलनाथ जी सच्चे नेता है, वो झूठ नहीं बोलते। शिवराज सिंह चौहान तो झूठा है। ये गांव में आप चले जाइए, माताएं बहनों के शब्द हैं। तो आप, मैं पटेल साहब से निवेदन करूंगा, पटेल साहब ग्वालियर चंबल के दौरे पर आइए, हमसे भी मिलिए और यहाँ आकर फिर आप हमको धन्यवाद देकर जाएंगे। क्या सिंधिया को घेरने के लिए कांग्रेस को नई और अलग रणनीति बनाने की जरूरत पड़ेगी इस बार? दुबे जी, क्या सिंधिया को घेरने के लिए रणनीति बनाने की जरूरत है कांग्रेस को इस बार? कांग्रेस नीति बना रही है। जब से सरकार गिराई सिंधिया और उनके विधायकों ने, तो उन विधायकों को सिंधिया के लिए रणनीति बना ही रही है और सिंधिया इनके लिए बनाएंगे, उसमें कोई वो नहीं है। पूरे उपाय करेंगे एक दूसरे को हराने का, लेकिन ये कितना तय करेगी इसके पिछड़े मूल्यांकन के आधार पर कि कौन उनके लिए अच्छा रहेगा, वो जनता फैसला करेगी किसको। लेकिन वो वही रणनीति पर काम कर रही है ना जो हमने 28 उपचुनाव में भी देखा कि गद्दार हैं, सरकार गिरा दी है, या नई रणनीति बनाना पड़ेगी या वही रणनीति पे काम करेंगे? नई रणनीति के तहत काम हो रहा है। आप देखें कि
बैजनाथ यादव और 2-3 और लोगों को अभी आज कांग्रेस ज्वाइन कराई गई, जाति समीकरण साधे जा रहे हैं, प्रियंका जी को ग्वालियर बताया जा रहा है, मतलब नेता प्रतिपक्ष उसी इलाके से बना है। वो तो शुरू से वो काम लगा है दोनों दलों का। क्या है, दुश्मनी, दुश्मनों की दोस्ती, दोनों खतरनाक होते हैं। तो राजा महाराजा दोनों एक दूसरे को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजा के गढ़ में महाराजा ने हुंकार तो भर दिए, किले को ललकारा तो है, लेकिन क्या बीजेपी इस किले को फतेह कर पाएगी या उसमें सेंध लगा पाएगी? इसके लिए 2023 के चुनाव परिणाम का इंतजार करना होगा। बहरहाल दोनों तो कोशिश कर रहे हैं, किसको सफलता मिलती है, किसके किले में कौन सेंध लगा पाता है, इसके लिए हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कीजिए। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।